बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो ही बैलेंस डलवाकर शॉप से निकली तो एक अनजान नंबर से मुझे कई मैसेज ऊपर तले आने लगे। मैंने एक अचरती हुई निगाह मोबाइल स्क्रीन पर डाली और फिर मोबाइल पर्स में रख दिया और वैगन स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। पर्स से मुसलसल मैसेज टोन की आवाज़ें आ रही थी। अल्लाह जाने कौन मैसेज कर रहा है। मैं दिले दिल में सोचने लगी, लेकिन मोबाइल दोबारा पर्स से निकाल कर नहीं देखा, क्योंकि वैगन स्टॉप पर पहुंचने ही वाली थी और मुझे उसमें फौरन सवार होना था। वरना यहाँ जितना रश था, अगर मैं ज़रा सी भी तेज़ी न दिखाती तो फिर मुझे सीट भी आसानी से न मिलती। इसीलिए मैं पूरी तरह से अलर्ट खड़ी थी कि जो ही वैगन आई तो सबसे पहले मैं लपक कर बैठूंगी। मुझे खड़े भी कुछ ही देर हुई थी कि यूनिवर्सिटी की रूट पर जाने वाली वैगन मुझे दूर से आते हुए दिखाई दी। मैंने अपने पर्स की स्ट्रैप्स को गर्दन में क्रॉस की सूरत में डाला और वैगन पर नजरें जमाए खड़ी हो गई। जो ही वो स्टॉप पर रुकी तो मैं फटाफट दौड़कर उसमें सवार हुई, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद लोकल वैगन पर अपनी सीट हासिल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता है। मुझे सीट शीशे के पास मिली तो मैंने मजीद शुक्र के कलमे पढ़े और फौरन बैठते ही मैंने पर्स से अपना मोबाइल निकाला और मैसेजेस चेक करने लगी। तकरीबन दिल को छू लेने वाली शायरी थी, एक से बढ़कर एक नज़में, और उन नज़मों के साथ उसकी कोई ना कोई दिलगुदास बातें दिल धड़काने लगी। पहली बार किसी लड़के के यूं मैसेजेस आना मेरे लिए जहां हैरान कुन था, वहीं पर कहीं कहीं मेरे दिल को खुशी भी दे रहा था। मैं खिड़की से बाहर तेज तेज भागते मनाजिर को देखने लगी, लेकिन मैसेज ट्यून से बार बार निशानदेही हो रही थी कि मैसेजेस का सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे। मैं उन्हें पढ़ती जाती और मुस्कुराती जाती। मेरी यूनिवर्सिटी के रूट पर जब मैं वैगन से उतरी, लेकिन क्लास अटेंड करने के बजाय मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक इंतहाई पुरसुकून गोशे की तरफ चली गई। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। मैंने आराम से पर्स से अपना मोबाइल निकाला तो बेतहाशा मैसेजेस देखकर मैं मुस्कुराने लगी, जिसमें हर दूसरे मैसेज में उसकी बेकरारी मेरे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो रही थी। अलबत्ता आखिरी मैसेज देखकर मैं छिटक गई, जिसमें उसने कहा कि अगर मैंने उसे रिप्लाई न किया तो अब वो मैसेज नहीं करेगा। इस मैसेज को पढ़कर मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, तो मैंने झट से उसे रिप्लाई दिया और कहा कि आप कौन हैं और क्यों मैसेजेस कर रहे हैं और मेरा नंबर आपको किसने दिया। तो दूसरी तरफ से फ़ौरन रिप्लाई आ गया, जैसे वो इसी इंतज़ार में बैठा हो। उसने फ़ौरन अपना मुकम्मल तारुफ भेजा। उस तारुफ से मुझे पता चला कि उसका नाम अहमर है। नाम तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल शहजादों वाला। ये सोचते ही मैं मुस्कुराने लगी। फिर उसने बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में मुझसे मेरा नाम पूछा तो मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मैं अभी 21 साल की थी और इस उम्र में हर लड़की अपने होने वाले शहजादे के ख्वाब देखती है और उसे लगता है कि हर कोई उसे ही अपनाने के लिए बेकरार होता है। कहाँ वो लड़कियां कि जिनके वालिदैन रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं, और कहाँ हम जैसे खुशकिस्मत कि जिनके लिए रिश्ते हाथ बांधे खुद ही रास्ते में उनका इंतजार में खड़े होते हैं। तो फिर ये गुफराने नेमत हुआ कि हम उन्हें अच्छा सा रिस्पॉन्स ना दें। ये सोचते ही मैंने उससे बात करने का फैसला किया ही था कि अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। ये भी अनजान नंबर था। मैं हैरान हुई कि ये किसका नंबर है। खैर, मैंने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ एक इंतहाई खूबसूरत ठहरी ठहरी सी आवाज़ सुनकर मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। आप नायला है ना? बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछा गया। जी नहीं, मैं नायला नहीं हूँ। आपको किससे बात करनी है? आपसे ही बात करनी है। उसकी आवाज़, उसका लहजा इस कदर खूबसूरत था कि मैं ना चाहते हुए भी उससे सवाल कर बैठी। आप कौन हैं? मेरा नाम अहमर है। जो ही उसने अपना नाम बताया तो मैं चौंक गई और फिर उससे दोबारा सवाल किया, ये अभी मैसेजेस आप ही के थे? तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। खाकसार ने ही आपको पैगाम भेजने की जसारत की। अगर आपकी नाजुक तबीयत को बुरा न लगे तो आपका प्यारा सा नाम जान सकता हूँ? आपको मेरा नाम जानने की इतनी हसरत क्यों है? चलिए कोई बात नहीं, आप अपना नाम नहीं बताना चाहती तो कोई मसला नहीं। फूल को तो जिस नाम से भी पुकारो वो फूल ही रहता है, तो आप मेरे लिए किसी गुलाब से कम नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरे गाल गर्म होने लगे और सांसें किसी धूकनी की तरह तेज तेज चलने लगी। देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, मुझे कॉल और मैसेजेस करने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। हाय हाय, ये जुल्म मत कीजिएगा। इतनी प्यारी नाजुक सी लड़की इतना बड़ा जुल्म करती अच्छी नहीं लगती। आपको बातें बनाने का बहुत फन आता है, मैं खिलखिलाकर बोली। तो दूसरी तरफ जैसे उम्मीद बढ़ गई तो वो फौरन ही बोला, खुदा के लिए अपना प्यारा सा नाम तो बता दीजिए। मैंने ना चाहते हुए भी उसे अपना नाम बता दिया। आपका नाम आपकी तरह ही बहुत प्यारा है ज़ारा। मेरा नाम जानने के बाद उसने फौरन कहा तो मुझे अजीब सी शर्माई महसूस हुई। ज़ारा, दरअसल आप मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी
तो मुझे कॉल करनी पड़ी, वरना बखुदा मैं आपको कभी कॉल आपकी मर्जी के खिलाफ न करता। आप बेफिक्र रहें, आप जब तक मुझे इजाज़त नहीं देंगी मैं आपको कॉल नहीं करूँगा। उसकी बातों का एक एक लफ्ज़ मेरे दिल में उतरता जा रहा था। ऐसा लगता था कि दुनिया का वो वाहिद सच्चा है जो सिर्फ मेरा खैर खा है और मुझे चाहता है। मैं एक अनदेखी डोर में खुद को बनता हुआ एकदम ही महसूस करने लगी और बात बनाते हुए बोली, दरअसल मैं किसी अनजान नंबर से आए हुए मैसेजेस का जवाब नहीं देती, तो इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब तो हमारे दरमियान तारुफ हो गया है ज़ारा, क्या आप अब भी मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देंगी? तो मैंने असली लापरवाही का मुजाहरा करते हुए आहिस्ता से कहा, सोचूंगी। और फिर मैं फ़ोन बंद करने ही वाली थी कि उसकी एक इंतहाई इल्तिजाई आवाज़ मुझे सुनाई दी, प्लीज़ वेट वेट वेट। देखिए, ये तो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब बात है कि अगला आपसे बात कर रहा हो और आप फ़ोन बंद कर दें। अच्छा, तो ये गैर मुहज़्ज़ब बात है, तो क्या ये बात मुहज़्ज़ब गर्दानी जाएगी कि आप एक अनजान लड़की से मुस्तकिल 20 मिनट से बात कर रहे हैं? मैं अठला कर बोली, देखिए ज़ारा, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको कॉल आपकी इजाज़त के बगैर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत मजबूर होकर कॉल इसलिए की कि आप मैसेजेस का आंसर नहीं कर रही थी। अच्छा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं, बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप बना हुआ है। अगर आपका दिल माने तो मुझे अपने व्हाट्सएप पर ऐड कर लीजिए। बाकी मेरी आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, दिल चाहे तो बात कर लीजिएगा, वरना आपको मैसेजेस तो करता ही रहूँगा। वो उदास लहजे में बोला, अच्छा, ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि अगला बात करे या ना करे आप उसे मैसेजेस करते रहेंगे। वो एकदम से बोला, देखें ज़ारा, दिल पर तो कोई जोर नहीं चल सकता ना। अब ये तो सारे मामले दिल के हैं, दिमाग के होते तो शायद मैं इतनी डांट खाने के बाद मैसेज ही ना करूं। अरे, मैंने कब डांटा आपको? इतना तो डांटती हैं आप और फिर कहती हैं कि मैंने कब डांटा। तो इस बात पर मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। बहुत प्यारी हंसी है आपकी ज़ारा। उसकी तारीफ पर मुझे यूं लगा जैसे मैं आज आसमानों में सफ़र कर रही हूं। और फिर यूं ही हल्की फुल्की गपशप के बाद मैंने कॉल बंद कर दी और वहीं बैठे बैठे फ़ौरन व्हाट्सएप पर उसका नंबर ऐड किया तो प्रोफाइल पिक एक संजीदा मगर पुरकशिश लड़के की तस्वीर थी। मैं तादेर उसकी तस्वीर को देखती रही। मुझे पहली नज़र में ही वो बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़ौरन उसे मैसेज किया, ये प्रोफाइल पिक आपकी है? तो उसने फ़ौरन मुझे जवाब देते हुए कहा, जी जी मादाम, ये प्रोफाइल पिक मेरी ही लगी हुई है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। आप तो रानी हैं रानी। तो मैं उसका वॉइस मैसेज सुनकर तादेर हंसती रही। फिर मैंने भी उसे वॉइस मैसेज करते हुए कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये तस्वीर आपकी ही है। तो उसने फ़ौरन मुझे वॉइस मैसेज भेजा कि अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ, लेकिन आप अभी यूनिवर्सिटी में हैं तो क्या ये मुनासिब होगा? उसकी वॉइस के बाद मैं सोच में पड़ गई कि ये मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है। इतने में उसका वॉइस मैसेज फिर आया, देखिए, आप पहले क्लास अटेंड कर लें, फिर जैसा आप कहेंगी आपको यकीन दिला सकता हूँ। उसकी बातें मुझे हैरत में डाल रही थी। मैंने अमूमन यही सुना था कि रॉन्ग कॉल आपके गले पड़ जाती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। वो यकीनन किसी बहुत ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके अंदाज़े गुफ्तगू से बार बार मुझे यही अंदाज़ा हो रहा था। और सच तो ये था कि मेरा दिल इस कदर मायल हो चुका था कि मैंने फ़ौरन उसे जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे बदजन हो जाए या नाराज़ हो जाए। तो मैंने उसे ओके कहा और फिर दिल वाला इमोजी भी भेज दिया। मेरा दिल भी गवाही देने लगा कि ये पिक उसी लड़के की है और वो गलत नहीं कह रहा। जाने क्यों अहमद में कुछ ऐसा था कि मेरा उस पर यकीन करने को दिल चाहने लगा, लेकिन वो मेरे बारे में इतना ठीक ठीक अंदाज़ा कैसे लगा रहा था, मुझे इस बात पर बेहद हैरानगी हो रही थी। मैंने यूनिवर्सिटी की बाकी क्लासेस अटेंड की और फिर घर आ गई। आज तुम जल्दी कैसे आ गई ज़ारा? क्या यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं थी? तो मैं सुनी अनसुनी करती हुई किचन में चली गई और फ्रिज खोलकर पूरी बोतल के साथ मुंह लगा ली। अम्मी मुझे हैरानगी से देखते हुए मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई। ज़ारा, खैरियत तो है? क्या बात है? वो परेशान होकर बोली। तो मैं एकदम चौंकी और उनकी तरफ मुड़ी और कंधे उचकाते हुए बोली। तो अम्मी मेरे बदले बदले अंदाज देखकर शदीद हैरान हुई। ये तुम्हें आज क्या हुआ है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तुम जवाब देने के बजाय किचन में आ गई। आपने मुझसे क्या पूछा है? मैंने सुना ही नहीं। क्या बात है ज़ारा, आज तुम ज़हनी तौर पर घर में मौजूद नहीं हो। ओफो अम्मी, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं। मैं झुंझुलाई तो वो गुस्से में आ गई और बिना कुछ कहे किचन से बाहर चली गई। तो मैं भी फ़ौरन अपने कमरे में गई और दरवाजे को बंद कर लिया और फिर मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप खोला तो वहाँ पर मज़ीद अहमद के मैसेजेस आए हुए थे।
मैंने जल्दी जल्दी वो तमाम मैसेजेस पढ़े। वही दिल को लुभाने वाली बातें, कुछ इंतहाई सहरंगेज नज़्में और उसकी दिलनशीन टेक्स्ट। पढ़ पढ़ कर मेरे गाल सुर्ख होने लगे। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं घर आ चुकी हूं या नहीं, तो मैंने फौरन ही उसे जवाब दिया कि हाँ, मैं घर पहुंच चुकी हूं। मेरे ये लिखने की देर थी कि उसने बहुत सारे दिल वाले इमोजी मुझे भेजे और कहा कि चलें अब आप आराम करें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल हुमकने लगा कि किस कदर केयरिंग इंसान है। मैं दिल दिल में सोचने लगी, आराम किस कमबख्त को करना था। मैंने तो फौरन उसे टेक्स्ट किया कि मैं दिन को आराम नहीं करती। और फिर इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे वो बात पूछी जिसकी वजह से मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खटक पैदा हो रही थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर उसे मेरा नंबर कैसे मिला और कैसे वो मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी जानता है। तो उसने मुझे फ़ौरन जवाब दिया कि जिस वक्त आप मोबाइल की दुकान से अपने नंबर पर बैलेंस लोड करवा रही थी तो मैं वहीं पर खड़ा था और मैंने फ़ौरन ही आपका नंबर अपने मोबाइल पर नोट कर लिया। तो मुझे याद आया कि वाकई ऐसा ही था। जब मैं दुकान में दाखिल हुई थी तो उस वक्त एक लड़के को मैंने दुकान के अंदर एक साइड पर होते हुए देखा, लेकिन मैंने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। ओह अच्छा, तो वो आप थे? मैंने उसे टेक्स्ट करके कहा। जी जनाब, वो मैं ही था। आपने तो शायद मुझे देखना भी गवारा नहीं किया, लेकिन देख लें, हमें आप पहली नज़र में इतना भागे कि आखिर आपसे बात करके ही दम लिया। लेकिन आपको ये कैसे पता कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ? तो वो हंसकर कहने लगा, आपने जो फाइल पकड़ी हुई थी उस पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज था, तो मैंने तुक्के से ही अंदाज़ा लगाया कि शायद आप उस यूनिवर्सिटी की तालबा हैं। उसके जवाब पर मैं एकदम से मुस्कुराई कि किस कदर स्मार्ट इंसान है। मिनटों में उसने मेरे बारे में जितने भी अंदाजे लगाए वो सब सच साबित हुए। फिर उसने मुझे हंसते हुए बताया कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और खुशी भी। लेकिन आप तो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आए। वो दरअसल मैंने अम्मी की मेडिसिन घर पहुंचानी थी, तो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की। इंशाल्लाह कल आऊँगा तो आते साथ ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। ये बात सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं भी उससे मजीद बातें करना चाह रही थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने फौरन फ़ोन को बंद किया और तकिए के नीचे रख दिया। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी छोटी बहन, जो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी, दरवाजे पर खड़ी हैरान परेशान नज़रों से मेरी तरफ ही देख रही थी। ये तुमने दरवाजे को कुंडी क्यों लगा रखी है? वो अंदर आई और दाएं बाएं देखने लगी, तो मुझे उसका ये अंदाज बहुत ही बुरा लगा। तुम तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हो जैसे मैंने अपने कमरे में कोई बॉयफ्रेंड छुपा कर रखा है। मेरी बात सुनकर कमर पर हाथ रखे वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे सर से पैर तक देखते हुए बोली, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, शक्ल देखिए कभी। क्यों, क्या हुआ है मेरी शक्ल को? मैं बदमजा होकर बोली। मुझसे पूछने से पहले जरा आईना देख लिया करो, फिर बात किया करो, वो इस्तेहज़ाई लहजे में बोली। मैं जानती थी कि मैं सांवली हूँ। बचपन से ही मुझे रंगत के मामले में शदीद एहसास कमतरी में मुब्तला रखा गया। मेरी बहन का कलर मुझसे बहुत ज़्यादा फेयर था, तो घर में सबसे पहले उसकी तारीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ। हर बात में उसकी तारीफ़ की जाती, उसे खूबसूरत परी का खिताब मेरे सामने दिया जाता और मैं देखती रह जाती। अम्मी, अब्बू और दादी सभी उसे बहुत चाहते और प्यार करते, लेकिन मेरे साथ ना तो कभी प्यार किया और ना ही मुझे कभी खूबसूरत कहा। जब भी कहा तो कर लो कहकर पुकारा। मेरे दिल पर छुरियां चल जाती। जब घर में बेटियों की इज्जत ना हो तो बाहर भी कोई नहीं करता। यही वजह थी कि ख़ानदान में रिश्तेदार ख़वातीन भी हमेशा मेरी छोटी बहन नाजली को चाहती, उसकी तारीफ़ें मेरे सामने करती और मुझे कहती कि न जाने इसकी शक्ल किस पर चली गई है। रंग भी सांवला है, हालांकि घर में माँ बाप दोनों ही गोरे हैं। ये न जाने रंग के मामले में किस पर चली गई। घर वाले तो अलग। अब सूरत हाल ये थी कि ख़ानदान वाले भी मुझे खड़े खड़े बातें सुनाने लगे, तो मेरे अंदर एक शदीद कॉम्प्लेक्स सा पैदा हो गया। अभी मैं सूरत हाल से निकली न थी कि मेरी छोटी बहन भी मुझे बात बे बात पे मेरी शक्ल के ताने देने लगी, जो मेरे लिए शदीद नाकाबिले बर्दाश्त था। यही वजह थी कि मैं हर वक्त उससे उलझती रहती, और चूंकि मैं उससे बड़ी थी तो इसलिए ताकत में भी उससे कई गुना ज़्यादा थी, तो मैं उस पर अक्सर हाथ उठाती और वो रोते हुए अम्मी के पास या दादी के पास जाती। और फिर यहाँ अम्मी ने कभी मेरी बात नहीं सुनी कि मैंने आखिर उस पर क्यों हाथ उठाया। वो मुझ पर ही बिगड़ने लगती, और जब मैं वजाहत देती कि अम्मी मैंने इस वजह से इस पर हाथ उठाया है, तो वो मुझे उल्टा और डांटती। तो क्या बुरा कहा है इसने? ठीक ही तो कह रही है, कौन सी तुम हूर परी हो, काली को काली कह दिया तो क्या गलत कहा। अम्मी इतनी नफरत से बात करती थी कि मेरा दिल धड़कना भूल जाता था। यही वजह थी कि मुझे अपने घर में सिवाय अब्बू के सभी बहुत बुरे लगते थे, क्योंकि घर में सिर्फ अब्बू थे जो मुझे और मेरे बहन नाजली को
बराबर की सतह पर प्यार करते थे। जो चीज़ नाजली के लिए लाते बिल्कुल वैसी ही मेरे लिए भी लाते। तो नाजली इस बात पर मुझसे और अब्बू से दोनों से लड़ जाती कि मुझ पर तो ये रंग अच्छा लगता है, आपने इसके लिए ये रंग वाला फ्रॉक क्यों लिया। या अगर हम दोनों के जूते सेम होते तो भी वो अब्बू से लड़ पड़ती कि इसके लिए वैसे ही जूते क्यों लिए, अब मुझे ये जूते अपने पैरों में अच्छे नहीं लगेंगे। अब्बू से पूछते कि क्यों, तुम्हारे पैर अपने हैं और इसके अपने, ये क्या बात हुई भला कि तुम्हें अभी अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो बड़े मज़े से कहती कि इसके पाँव तो काले हैं, इसके ऊपर भला जूते क्या अच्छे लगेंगे। अपने जूतों का डिज़ाइन इसके पैरों में देख कर तो मेरे अपने जूते पहनने को भी दिल नहीं करता। आप हमारे लिए अलग अलग चीज़ें क्यों नहीं लेकर आते। तो अब्बू हंस देते और उसको टोकते कि बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। लेकिन घर में अम्मी और दादी अब्बू को उल्टा टोक देती कि सही तो कह रही है, आप दोनों के लिए अलग अलग कलर में चीज़ लाया करें ना। वैसे भी ज़ारा का रंग काफ़ी सांवला है और दबता हुआ है, तो इसके लिए खिलते शोक रंग के कपड़े ना लाया करें। इस पर नहीं सजते, बल्कि इसका रंग और भी काला लगता है। तो मैं दादी और अम्मी की बातें सुन सुनकर कमरे में जाकर ढेरों आंसू बहाती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे रंग की वजह से मैं सारी दुनिया के लिए ही काबिल नफरत बन गई हूँ। लेकिन जब से अहमद मेरी ज़िंदगी में आया तो मुझे हैरानगी हुई कि कोई सांवले रंग की लड़की को भी प्यार कर सकता है, उसकी भी कदर की जा सकती है। आज पहली बार मैंने अपनी बहन नाजली को बिल्कुल नहीं डांटा और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी तो उसे मेरे रवैये पर बड़ी हैरानगी हुई। मैंने उसको उसकी हैरानगी में पड़े रहने दिया और दोबारा से अपनी किताबें खोलकर बैठ गई। लेकिन किताब की हर हर सतर पर मुझे अहमद की शक्ल और उसकी बातें ही दिखाई दे रही थी। मैं अगले दिन अहमद से यूनिवर्सिटी में मिली। वो अपनी तस्वीर से कई गुना ज़्यादा हसीन था। मैं हैरान थी कि उसे मुझ में क्या नजर आया कि वो मेरे पीछे ही पड़ गया। और ये बात मैंने उससे कह भी डाली तो वो हंसने लगा। फिर उसने इंतहाई संजीदगी से मुझसे कहा कि मैंने आपकी शक्ल नहीं बल्कि आपकी सीरत देखकर आपकी तरफ कदम बढ़ाया है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इतने बड़े अबाए में ना फिगर नुमाया है और चेहरा भी छुपा हुआ है, तो इसको मेरी सीरत कहाँ से नजर आ गई। जब मैंने ये बात की तो एकदम से हंसने लगा और कहने लगा, मुझे लड़कियों की यही अदा तो अच्छी लगती है कि वो अपने आप को मुकम्मल ढांप के रखती हैं, वरना हमारे इर्द गिर्द तो बेशुमार तितलियां हैं और यकीन करें उनमें मुझे कभी भी कोई कशिश महसूस नहीं हुई। मैं उसकी बातें सुनती जा रही थी और अपना आप मुझे मोतबर लगता जा रहा था। पहली बार अपना आप बहुत अच्छा लगा। मैं अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने से ज़्यादा उससे मिलने के लिए आती थी और जब घर जाती तो भी चुपके चुपके उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करती रहती। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जान गई थी। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। वालिद फौत हो चुके थे, उसकी वालदा बीमार थी, जिनकी वजह से वो अक्सर यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लेता। मुझे उसकी अदा बहुत पसंद आई कि वो अपनी माँ के लिए इतना केयरिंग है तो यकीनन अपनी बीवी के लिए भी बहुत होगा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि अम्मी मुझसे मिलना चाहती हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आज वापसी पर आपकी दुल्हन को आपसे मिलवाने लाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। उसकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन हामी भर ली और कहा कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर उनको देखने जाऊंगी। तो ठीक है, फिर अभी चलते हैं। फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मुझे भी यही सही लगा क्योंकि इस तरह घर में भी किसी को मेरे लेट आने की वजह से सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी टाइम में ही उसके घर चली गई। उसका घर एक बिल्कुल नई बिल्डिंग में था जिसमें शायद इक्का दुक्का फ्लैट आबाद थे, बाकी सब खाली थे। मैं जो ही उसके फ्लैट में दाखिल हुई तो सामने उसके दोस्त मेरे ही इंतज़ार में बैठे थे और फिर उन सब ने मिलकर मेरी इज्जत खाक में मिला दी। और फिर मुझे अहमद ने मेरे घर के करीब ड्रॉप किया और खामोशी से चला गया। मोहब्बत के नाम पर मुझे लूट लिया गया। ये सदमा मेरे लिए इतना बड़ा था कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। मेरी तालीम अधूरी रह गई। लोगों से सामना करते हुए तो मैं पहले भी कतराती थी, अब यह आलम था कि मैं लोगों से भी छुपने लगी। कुछ दिनों से मैं नाजली में काफ़ी तब्दीलियाँ देख रही थी। वो हर वक्त फ़ोन से चिपकी रहती तो मुझे शक होने लगा। मैं जानती थी कि अगर मैं उसे कुछ पूछूंगी तो वो मुझसे उल्टा लड़ पड़ेगी, इसीलिए मैं खामोश रही। और एक दिन चुपके से मैंने उसका व्हाट्सएप खोला तो ये देखते ही मुझे शौक लगा कि हमारा अब उससे वही बातें कर रहा था जो कभी मुझसे किया करता था। नाजली बाथरूम से निकली और मेरे हाथ में उसने जब अपना मोबाइल देखा तो वो किसी चील की तरह मेरे ऊपर झपटी। मैंने जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तो कॉलेज जाने के बहाने तुम ये सब करती फिर रही हो, बताऊं मैं अम्मी को। तो वो मेरे सामने अकड़ कर बोली, तुमने जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। मैं जानती थी कि यह वक्त गुस्से का नहीं है, लिहाजा मैंने उससे प्यार से पूछा कि तुम्हारी मुलाकात उस लड़के से कहाँ हुई। तब उसने मुझे कहा कि जब मैं एक दिन बाजार सामान लेने गई तो मेरी उस लड़के से दोस्ती हो गई। बहुत अच्छा लड़का है। मैंने फौरन नाजली को उस लड़के से बचाने के लिए उसे सच बताना चाहा, पर नाजली मुझ पर भड़क गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं।
कि एक दिन उस लड़के का रिश्ता नाजली के लिए आ गया और देखते ही देखते रिश्ता तय भी हो गया और मैं कुछ भी न कर सकी। अंदर ही अंदर आंसू बहाती चली गई। जब नाजली रुखसत होने लगी तो लड़के वालों ने कहा कि हमारे घर में रिवाज है कि दुल्हन की बहन रुखसती पर दुल्हन के साथ ही जाती है और एक रात बहन के ससुराल में रुकती है। तो अम्मी ने मुझे जबरदस्ती उनके साथ भेज दिया, लेकिन वहां जाते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लोग मुझे जबरदस्ती दुल्हन की तरह सजाकर एक कमरे में ले गए। जिस कमरे में मुझे ले जाया गया वहां पर दुल्हन की तरह ही मसेरी सजी हुई थी और उस कमरे में जगह जगह कैमरे भी लगे हुए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपने साथ साथ मुझे नाजली की भी फिक्र होने लगी, क्योंकि अहमर की असलियत तो मैं जानती ही थी कि वो कितनी गंदी खसलत का मालिक है। इतने में दरवाज़ा खुला और अहमर के वही दोस्त और खुद अहमर भी अंदर आ गए और दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं उनको कमरे में देखकर हवास बाख्ता हो गई। यार अहमर, तुम्हारा शिकार तो साथ वाले कमरे में मौजूद है, तुम तो जाकर एंजॉय करो और हमें भी एंजॉय करने दो। उनकी बातों से मैं ये बात तो जान गई कि हम दोनों बहनें ही बहुत बड़े गैंग के हाथों में बुरी तरह से फंस गई हैं। मुझे तो बेइज्जत कर डाला था, लेकिन नाजली को तो निकाह के नाम पर तार तार किया जाएगा, जिसका मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। उन्हीं में से फिर एक लड़का बोला, तुम्हारी बेगम पर सबसे पहला हक तुम्हारा है, उसके बाद हम आएंगे और फिर वहां पर भी हमने फिल्म बनानी है। तो अहमद ने जवाब दिया, उस कमरे में नहीं, मैं इसी कमरे में उसको लेकर आऊंगा, क्योंकि यहां पर सारे कैमरे सेट हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि मैं ये जान चुकी कि ये लोग इंतहाई गंदी फिल्में हम दोनों बहनों की बनाएंगे और फिर न जाने उन फिल्मों का क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद तो शायद हम किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे। मैं तेजी से उस कमरे को देख रही थी। जो ही मुझे एक खिड़की नजर आई तो मैं फौरन उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ते, मैं उस खिड़की से छलांग लगा चुकी थी। मैं जो ही नीचे गिरी तो सामने से आती पुलिस वैन ने मुझे फौरन उठाकर अपनी वैन में डाला। मैं कदरे होश में थी और मैंने उन्हें हाथ से इशारा किया कि मेरी बहन ऊपर है, उसे बचा ले, वरना वो दरिंदे उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे इर्द गिर्द मेरे वालिदैन परेशान हाल खड़े थे। जो ही मेरी नज़र नाजली पर पड़ी तो मैं उठकर बैठने लगी, लेकिन नाजली ने मुझे उठने न दिया। वो बुरी तरह से मेरे सामने रोने लगी। अगर तुम उस दिन मेरी इज्जत न बचाती तो मैं शायद मर ही चुकी होती। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं सारा। वो मेरे सामने बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मी भी मेरे करीब आई और मेरे माथे पर बोसा देकर रोने लगी। फिर पुलिस वालों ने मेरा बयान कलमबंद किया, जिसमें मैंने उनको अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में भी बताया। अहमद और उसके गैंग को रंगे हाथों पकड़ा गया और उन्हें लंबे अरसे के लिए सजा हो गई। दूसरी तरफ मेरे घर वालों का रवैया मुझसे बिल्कुल बदल गया। अम्मी, दादी और नाजली मुझे मोहब्बत देने के साथ साथ मेरा एहतराम भी करने लगे। फिर नाजली ही के कहने पर मैंने यूनिवर्सिटी में दोबारा से दाखिला ले लिया और पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करने लगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।